वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 18 CSS प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले फ्लैग्स। आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा डिस्प्ले फ्लैग्स। अब फ्लैग्स क्या होता है, सबसे पहले फ्लैग्स का मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्लैग्स स्टैंड्स फॉर फ्लैक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स का डिस्प्ले जो है वो फ्लैग्स कर देते हैं, यानी उनको फ्लैक्सिबल कर देते हैं। अब आप लोगों को पता है जो चीज़ फ्लैक्सिबल होती है उसको एडजस्ट करना बड़ा आसान होता है। तो यहाँ पर भी वही एक कॉन्सेप्ट है, उनको हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन के हिसाब से प्लेस करना, एडजस्ट करना। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का जो ज़्यादातर इम्पैक्ट है वो होता है पोजीशन के ऊपर। मतलब बजाय हम पोजीशन की बाकी के हरबे आजमाएं, बाकी की चीज़ें इस्तेमाल करें, हम अगर डिस्प्ले फ्लैग्स यूज़ करेंगे तो हमें अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पे सेट करना एलिमेंट को बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसको हम मज़ीद प्रैक्टिकली देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अब डिस्प्ले फ्लैग्स में हम जस्टिफाई कंटेंट देखेंगे, अलाइन आइटम्स देखेंगे, उसके बाद फ्लैग्स रैप देखेंगे और फ्लैग्स देखेंगे, यानी फ्लैग्स श्रिंक और फ्लैग्स ग्रो देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैग्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। तो VS कोड के अंदर मैंने एक HTML की फ़ाइल ओपन करी हुई है इस वक्त, जिसके अंदर मैंने कोई 4-5 डिव के एलिमेंट्स बनाए हुए हैं और उनको एक बॉक्स की शक्ल में मैंने बनाया हुआ है, जिसके साथ मैंने एक CSS की फ़ाइल लिंक करी हुई है यहाँ पर। और इसी फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ डिव्स की आईडीज़ बनाकर उनको स्क्वायर शेप में रखा हुआ है। तो वेब पेज पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर ये हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 डिव हैं, इनको मैं एक और कंटेनर यानी एक और बड़े डिव के अंदर रख लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर के नाम से। तो डॉट कंटेनर करके एंटर करूँगा तो हमारा डिव क्रिएट हो जाएगा। इस डिव का जो क्लोजिंग टैग है मैं यहाँ से उठाकर और इन सभी डिव्स के आखिर में लगा दूँगा। अब देखें ये कंटेनर टाइप बन चुका है हमारा, जिसके अंदर ये 5 डिव आ रहे हैं। तो इस कंटेनर को भी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दे देता हूँ। सबसे ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं कंटेनर। इसको दे देते हैं हम प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ पर एक्वा। इसी तरह से विड्थ, अगर मैं इसकी फ़िलहाल इसकी मैं विड्थ कर लेता हूँ 100% और हाइट इसकी हम रख लेते हैं 600 पिक्सल, या इसको 500 पिक्सल करके, फ़िलहाल हम 500 पिक्सल करके चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर हाइट थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ ताकि नीचे से थोड़ा हमारा बॉक्स जो है वो बढ़ जाए, ताकि अंदर जो बॉक्सेस हैं हमारे उनकी पोजीशन जो है हमें सही से नज़र आए। तो देखें, जब भी हमें डिस्प्ले फ्लैग्स के ऊपर काम करना होता है, जो हमारा मेन कंटेनर होता है उसको हम फ्लैक्सिबल करते हैं, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हो जाते हैं फ्लैक्सिबल। तो ये चीज़ हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। इस कंटेनर के CSS के अंदर मैं यहाँ पर आकर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा फ्लैग्स। अब जैसे ही हम रिज़ल्ट चेक करेंगे तो आप देखिएगा रिज़ल्ट में चेंजेस आ गई हैं। क्या चेंजेस आ गई हैं? पहले हमारे एलिमेंट्स जो थे वो 1 बाय 1 न्यू लाइंस पे आ रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे हमारे इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर होते हैं और साथ साथ होते हैं, तो इस तरह से हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं वो रो वाइज जो है वो 1 बाय 1 एक साथ वो डिस्प्ले हो जाते हैं। देखें, रो वाइज चल रहे हैं ना, एक ही लाइन में चल रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे रो वाइज। तो जब भी हम डिस्प्ले फ्लैग्स लगाते हैं तो उसके साथ हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। वो कौन सी होती है वो यहाँ पर आकर हम लगा के देख लेते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फ्लैग्स डायरेक्शन की। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने फ्लैग्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी लगाई है तो उसमें आप लोगों को 4 वैल्यूज़ आप लोग यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। एक होता है कॉलम, दूसरा होता है कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स। इस वक्त जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी लगी हुई है वो लगी हुई है रो की, इसकी लगी हुई है। अब अगर आप लोग रिज़ल्ट देखें तो इस तरह है। तो अगर यहाँ पर मैं रो लिख दूँ तो आप देखेंगे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रो लगा हुआ था। जबकि मैं अगर यहाँ पर कॉलम कर दूंगा तो आप लोगों को चेंज कौन सी नज़र आएगी, देखिएगा। रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर सेव करके, तो देखें अब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, ये कॉलम वाइज जो है वो एडजस्ट हो गए हैं। पहले रो वाइज थे, एक लाइन में आ रहे थे, अब ये एक कॉलम में आ गए हैं। अगर मैं यहाँ से ये वाली चीज़ हटा दूँ और सेव कर लूँ तो अब क्या हुआ, अब ये रो वाइज जो है वो एडजस्ट हो गए। हालांकि हमने यहाँ पर फ्लैग्स डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ कि इसको रो में करना है, फिर भी ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट रो वाइज आ जाएगा। तो जब आप लोग कोई भी वैल्यू नहीं देंगे फ्लैग्स डायरेक्शन की तो यूँ समझें कि ये खुद से फ्लैग्स डायरेक्शन रो का रख लेगा। ये तो हो गई हमारी 2 वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पर लगा के देखी। उसके बाद आता है कॉलम रिवर्स की वैल्यू। अब रिवर्स से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या होगा। जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में, देखें div 1 नीचे आ गया, div 2 div 3 अब यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी रिवर्स हो गया। तो अब कॉलम जो स्टार्ट होगा वो नीचे से स्टार्ट होगा, रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट होगा।
इसी तरह से अगर आप लोग रो लगाते हैं, यहाँ पर अगर मैं रो कर दूँ इसका डायरेक्शन और सेव करके चेक कर लेते हैं, तो देखें रो वाइज किस तरह जा रहा है। अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं यहाँ पर, तो डिफरेंस नोट कीजिएगा क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में, यानी रो जो है हमारी रिवर्स में स्टार्ट होगी। तो सेव कर लिया, चेक कर लिया, तो देखें अब रो कहाँ से स्टार्ट होगी, उल्टी साइड से स्टार्ट होगी। और हमारा एलिमेंट भी जो है वो 1 2 3 4 5 इसी तरह से यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो सारे रोज़ जो है वो हमारे अब यहाँ से स्टार्ट होंगे अगर हमारा रिवर्स लगा हुआ होगा डायरेक्शन। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन की। इसमें हमने रो रिवर्स भी देख लिया, रो भी देख लिया, कॉलम और कॉलम रिवर्स भी देख लिया। और साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पर ये फ्लेक्स डायरेक्शन भी हटा लेते हैं क्योंकि अभी हम एक और चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा बड़ा सा कंटेनर है जिसके अंदर ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इस कंटेनर को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। अब आप लोगों को पता है कि इस एलिमेंट्स की हमने जो विड्थ रखी हुई है वो रखी हुई है 100 पिक्सल। तो 5 एलिमेंट्स है तो टोटल कितनी हो गई 500 पिक्सल। तो इस कंटेनर की अगर मैं 500 पिक्सल विड्थ कर दूंगा, ये जो हमारा मेन कंटेनर है इसकी विड्थ मैं 100% से हटा देता हूँ, फिलहाल 100% हटा देते हैं। अगर यहाँ पर 500 पिक्सल कर दूंगा तो क्या होगा, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे इसके अंदर फिट हो जाएंगे इस तरह से, और कोई भी स्पेस भी नहीं बचेगा क्योंकि इनकी टोटल विड्थ जो है वो अब इस विड्थ के मेन कंटेनर के बराबर हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर मेन कंटेनर की विड्थ 500 से भी कम कर दूँ तो क्या होगा, होना क्या चाहिए, आपको क्या लगता है, ये एलिमेंट्स फिर बाहर चले जाएंगे, ये कंटेनर छोटा हो जाएगा। तो करके देख लेते हैं क्या होता है। 500 के बजाय अगर मैं यहाँ पर कर लूँ 400 और सेव करके चेक कर लें, तो देखें अब क्या हुआ, अब ये अंदर के एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे हो गए, वो श्रिंक हो गए। अब श्रिंक का मतलब क्या होता है, उर्दू में श्रिंक का मतलब होता है सुकड़ना। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स जो हैं, ये आप लोग अगर बॉक्स देखें, ये डिव के जो बॉक्स है 5 बॉक्सेस, पाँचों बॉक्सेस एक ही यूनिफॉर्मली क्या हो गए, सुकड़ गए हैं। इनको हम कहते हैं श्रिंक होना। अब ये श्रिंक क्यों हुए हैं भाई, ये भी एक फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है। जब आप डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो ये भी उसकी खुसूसियत होती है कि जो इसका मेन कंटेनर होता है जिस पे आप डिस्प्ले फ्लैक्स लगाता है, अंदर के एलिमेंट्स उसी के अंदर समाने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप जितना भी विड्थ को कम करते जाएंगे वो इसके अंदर श्रिंक होते जाएंगे, मज़ीद छोटे हो जाएंगे एलिमेंट्स इससे बाहर नहीं निकलेंगे। अब ये कितना श्रिंक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना श्रिंक होगा ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 300 के बजाय 200 करके चेक करूँ तो अब देखें अब क्या हुआ, अब ये बाहर आना शुरू हो गया। अब ये क्यों बाहर आना शुरू हो गया, अब इस वजह से आया भाई कि देखें हमारे जो एलिमेंट्स है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये जो हमारा बॉक्स है डिव का, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, इस बॉक्सेस के अंदर हमने कंटेंट लिखा हुआ है सबके अंदर। अब ये उतना ही श्रिंक हो सकता है बॉक्स के कंटेंट इसके अंदर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो देखें बॉक्स यहाँ तक आ चुका है जहाँ पे हमारा जो कंटेंट है एलिमेंट का जो टी है उसके कोने तक आ गया बिल्कुल। तो अब इससे मज़ीद अगर ये श्रिंक होगा तो ये एलिमेंट का जो टेक्स्ट है ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये टूट जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। तो इसके लिए अब इसने बॉक्स ने मज़ीद श्रिंक होना छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया श्रिंक होना। अब जब श्रिंक होना अवॉइड कर देगा तो क्या होगा, जो मेन कंटेनर होगा उससे ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम वापस 300 कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो देखें अभी इसके अंदर ही श्रिंक होकर जो है वो एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो श्रिंक वाली प्रॉपर्टी है इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करना मज़ीद सीख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ, 400 पिक्सल कर लेता हूँ। अब देखें ये इक्वली श्रिंक कर रहे हैं। अब ये श्रिंक जो है ये बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी होती है, अलग से प्रॉपर्टी यूज़ भी कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स पर लग जाती है। अगर आप यूज़ नहीं भी करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लगती है, जो अभी हमने देखी है। तो आप इन एलिमेंट्स के अंदर, जो कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स हो, उनके ऊपर आप ये श्रिंक की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बशर्ते ये कि यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ हो मेन कंटेनर में। तो मैं div 1 में आकर कैसे फ्लैक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, यहाँ पर लिखूँगा फ्लैक्स डैश श्रिंक, उसके बाद हम कोई भी वैल्यू दे देंगे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं 2 दे दूँ और सेव करके चेक करूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा आपको। क्या डिफरेंस नज़र आएगा, जो हमारा div 1 है इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, ये जो div 1 है ये थोड़ा ज़्यादा श्रिंक हुआ हुआ बाकियों से, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा कम है, जबकि बाकियों की विड्थ जो है इस div 1 से जो है वो बड़ी है। अब ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि हमने इसको ट्वाइस जो है 2 फैक्टर दे दिया कि उनसे जो है वो दुगना कम करेगा, दुगना श्रिंक करेगा इस div को। अब इसका मतलब ये हुआ कि बाकियों पे यूँ समझेंगे फ्लैक्स श्रिंक 1 लगा हुआ है, इस पे 2 लग गया है। देखें हमने बाकी डिव्स में फ्लैक्स श्रिंक मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है यूँ समझें कि इन पर फ्लैक्स श्रिंक जो है वो 1 लगा हुआ है। तो अब मिसाल के तौर पे इस div 2 के अंदर भी मैं यही वाली प्रॉपर्टी लगा दूँ 2 वैल्यू के साथ, यहाँ पर लगा के सेव करके चेक करें तो अब देखें अब ये भी दुगना श्रिंक करेगा। अब ये दोनों एक जितना ही श्रिंक कर रहे हैं, जबकि ये जो है वो कम श्रिंक कर रहे हैं।
तो अब देखें ये होता है श्रिंक का मकसद। अब फ्लेक्स श्रिंक तभी होगा ना जब आपका मेन कंटेनर जो है वो टाइट होगा, उसकी विड्थ कम होगी। अगर इसकी विड्थ ही ज़्यादा हो, इतनी विड्थ हो, तो फिर तो श्रिंक की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर विड्थ के बजाय 400 पिक्सल के बजाय यहाँ पर 100% कर लूँ, इसको पूरा खुला छोड़ दूँ, तो देखें अब एक ही जितनी साइज़ हो गई। अब वही विड्थ हो गई जो हमने यहाँ पर इसकी विड्थ इनको मेंशन करी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अभी श्रिंक इनको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप भले चाहे जितनी भी वैल्यू दे दें, जितनी भी प्रॉपर्टी देंगे, तो श्रिंक का वैल्यू इन पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये था फ्लेक्स श्रिंक का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है फ्लेक्स ग्रो। अब इस तरह से अगर विड्थ ज़्यादा हो मिसाल के तौर पे, तो श्रिंक का एक अपोजिट होता है ग्रो। उससे क्या होगा, ये ग्रो करना शुरू हो जाएंगे और इतना ग्रो करेंगे ताकि ये जो कंटेनर है इसके अंदर कोई भी स्पेस ना बचे, और इतना ग्रो होकर ये उसके अंदर फिट हो जाएं। वो किस तरह यूज़ होती है, बिल्कुल इसी तरह यूज़ होती है। यहाँ पर हम श्रिंक के बजाय यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ग्रो। उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद वैल्यू। अब ये वैल्यू भी उसी तरह काम करेगा जैसे श्रिंक में काम कर रहा था, मतलब इस प्रोपोर्शन के साथ वो ग्रो करेगा। तो अब हुआ क्या, जो स्पेस बचा हुआ था पहले, वो जो है div1 एलिमेंट क्या करेगा, वो पूरे स्पेस, जितना भी स्पेस बचा हुआ था उतना वो ग्रो हो जाएगा। देखें अब हम यहाँ पर 2 दें या 1 दें या जितना भी वैल्यू दें, उससे इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकियों को हमने वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो बाकी तो ग्रो करेंगे ही नहीं। तो ग्रो से ये होगा कि जितना भी स्पेस बचा होगा वो उस एलिमेंट को आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर आप लोग 0 कर देंगे तो फिर ये ग्रो नहीं होगा। देखें वापस इसी कंडीशन में आ गया, ये स्पेस यहाँ पे बचा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप लोग वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, जो भी स्पेस बचा हुआ होगा वो उसको ऑक्यूपाई करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से हम ये ग्रो की प्रॉपर्टी भी सबके ऊपर लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर एंटर किया, पेस्ट कर लिया, सेव कर लिया। तो अब देखें एक ही जितनी हमने ग्रो की, सबको 1 वैल्यू दिया हुआ है, तो एक ही जितना ग्रो करके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ग्रो में भी आप प्रोपोर्शन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं div1 में अगर 2 लगा दूं, बाकियों को एक एक ही रख दूं, तो ये दुगना ग्रो करेगा। तो इसी तरह से अगर div2 को भी मैं 2 कर दूं, फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू 2 दे दूं और चेक कर लें, तो अब देखें ये दोनों एक ही जितना ग्रो होंगे, जबकि ये वाले जो है वो कम ग्रो होंगे। तो इस तरह से आप लोग ये प्रोपोर्शन इनका बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जितनी भी आप लोगों को अपने वेब पेज के ऊपर मुख्तलिफ एलिमेंट्स की विड्थ रिक्वायर्ड हो, प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड हो, आप चाहते हैं कि आपका एक एलिमेंट यहाँ पर इमेज है या जो भी चीज़ है, आप लोगों की जो भी कंटेंट है यहाँ पर आप लोगों का, आप चाहते हैं ये वाला कंटेंट इतना हो, उसके बाद ये वाला कंटेंट इतना हो, उसके बाद ये इतना हो, इतना हो, इस हिसाब से आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको ये वाली चीज़, ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हम आज के टॉपिक में सीख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से सीखिएगा। अगर समझ ना आए तो आप लोग वीडियो बार बार रिपीट कीजिएगा। यहाँ पर ये भी आप लोगों को बता दूँ, इंटीमेट कर देता हूँ कि एक दफ़ा देखने में ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी। पहले ही बता देता हूँ, एक दफ़ा ये समझ में नहीं आता, क्लियर टॉपिक नहीं होता, इसलिए आपको ये 2 बार 3 बार हो सकता है वीडियो को देखना पड़े, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। अच्छा जी, तो ये था हमारा फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक की ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं। अब इनको एक शॉर्ट तरीका भी है अप्लाई करने का। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ये सबसे पहले तो ये वाली चीज़ें हटा देता हूँ। यहाँ से जहाँ जहाँ मैंने फ्लेक्स ग्रो लगाया हुआ है वहाँ पर मैं अपना कर्सर रख के और इनको मैं यहाँ से हटा दूँगा। सेव करके चेक कर लेते हैं, नॉर्मल पोजीशन में आ गए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब शॉर्ट तरीका कौन सा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ फ्लेक्स लिखेंगे। फ्लेक्स लिखने के बाद हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब div1 में अगर मैं 2 दे दूं, तो आप लोग अगर नोट करें तो देखें जो हमारा पहले जो हमारी कंडीशन थी जब हमने ग्रो किया था, उसी तरह से जब हमने एक एलिमेंट को फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू दिया था, वैसे ही यहाँ पर भी एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने फ्लेक्स प्रॉपर्टी देकर उसको वैल्यू दिया, तो हुआ क्या, जो स्पेस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस बचा हुआ था, तो ये क्या करेगा, ग्रो होगा। तो यहाँ पर फ्लेक्स आपका ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। अगर स्पेस ना होता हमारे पास, मैं यहाँ पर ये फ्लेक्स 2 फ़िलहाल ख़त्म करके और इसकी विड्थ में 100% के बजाय 400 पिक्सल कर लेता हूँ और सेव करके आते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए हमारे पास स्पेस तो नहीं है, बल्कि ये हमारे आइटम्स जो हैं वो श्रिंक हुए हुए हैं। तो जब स्पेस हमारे पास नहीं होता बल्कि आइटम्स को श्रिंक होना पड़ता है, तब जब आप फ्लेक्स की यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर वही फ्लेक्स जब लगाऊंगा और उसका वैल्यू वही दे दूँ 2, तो तब ये ग्रो के लिए अप्लाई नहीं होगा बल्कि ऑटोमेटिकली श्रिंक पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये श्रिंक हो गया 2 टाइम्स, मतलब बाकियों से ज़्यादा श्रिंक हो गया है। तो इस वक्त ये जो 2 काम कर रहा है, ये श्रिंक के लिए काम कर रहा है यहाँ पर। तो अब देखें ये चीज़ें यूज़ करते हुए आप लोग अपने वेब पेज को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। जो एलिमेंट जहाँ पर चाहिए आप लोग ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, और मैं आ जाता हूँ VS कोड के अंदर। इसी फोल्डर के अंदर मैंने कुछ दूसरी फाइल्स बनाई हुई हैं, मैं उनको भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पर लेक्चर 18 की कॉपी है, ये मैंने इस फाइल को मैं यहाँ पर फ़िलहाल खाली कर देता हूँ, सारा कंटेंट रिमूव कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर लेक्चर 18 CSS की भी एक कॉपी फाइल है, ये भी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, इसका सारा कंटेंट भी मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। अभी हमारे पास दो नई फाइलें आ गई हैं, इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर कर देता हूँ। ये दो हमारी पुरानी फाइलें हैं, ये यहाँ पर हमारे पास न्यू दो फाइल्स हैं। इन फाइल्स पे हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इस सबसे पहले तो CSS की फ़ाइल यहाँ पर लिंक कर लेता हूँ। इसका नाम है लेक्चर 18 कॉपी ये वाली फ़ाइल है CSS की, यहाँ पर ये अटैच हो गई है। उसके बाद बॉडी के टैग के अंदर मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊंगा और उसका मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर। तो कंटेनर के नाम से मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ और इस डिव के अंदर मैं दो और डिव बना लूँगा, बल्कि इसको मैं क्लास भी दे देता हूँ। यहीं पर डायरेक्ट क्लास के साथ बना लेता हूँ। इसको मैं क्लास दे देता हूँ लोगो, और उसके नीचे यहाँ पर एक और डिव बना लेता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ टाइटल कर देते हैं इसको। अब इसके अंदर मैं फ़िलहाल लिखूंगा कुछ भी नहीं, जस्ट हमने अपना लेआउट बनाना है। इस तरह से फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए मैं एक लेआउट बनाने की यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो अब ये तीनों सिलेक्टर्स मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सबसे पहले हम कंटेनर बना लेते हैं, बल्कि इसको कर लेते हैं कंटेनर 1, क्योंकि हमें आगे और भी कंटेनर बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ कंटेनर 1, और यहाँ पर भी सेव कर लेते हैं, यहाँ पर भी सेव कर लेते हैं। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ लगा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ। विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 100%। हाइट इसकी हम कर लेते हैं 200 पिक्सल। इसी तरह से बाकी के सिलेक्टर भी बना लेते हैं। लोगों का सिलेक्टर बना लेते हैं, इसकी मैं सबसे पहले तो यहाँ पर हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल। और इसी तरह से यहाँ पर हम टाइटल का भी साथ साथ बना लेते हैं, इसमें भी मैं हाइट दे दूँगा 200 पिक्सल, सेम ही हाइट दे देंगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इनको कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि हम वेब पेज के ऊपर इनको देख सकें, हमें नज़र आए ये डिव्स। तो उनके लिए इनको कुछ बैकग्राउंड वगैरह देना पड़ेगा। मैं इसको कंटेनर को कर लेता हूँ एक्वा, और यहाँ पर लोगो वाले को कर लेता हूँ मैं बैकग्राउंड, इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक। और टाइटल पे आके मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ, इसको कर लेते हैं रॉयल ब्लू। तो अब देखें हमें सिर्फ कंटेनर ही नज़र आ रहा है, उसके अंदर जो हमने दो डिव बनाए वो नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये कि हमने विड्थ यहाँ पर मेंशन नहीं करी है। तो मैं यहाँ पर विड्थ के बजाय अगर फ्लैक्स लगा दूँ, यहाँ पर इसको मैं फ्लैक्स दे दूँ 3, और इसको मैं फ्लैक्स यहाँ पर कर लेता हूँ 7। अब यहाँ पर होगा क्या, इसको क्योंकि मैंने 3 का प्रोपोर्शन दे दिया है, इसको मैंने 7 का दे दिया है। जब टोटल करेंगे तो कितने होंगे 10। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें, जब भी हमें प्रोपोर्शन देना होता है तो उसके लिए एक टोटल हमें कोई वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है, फिर उसका हम प्रोपोर्शन बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम 100 का, अगर 100 जैसे परसेंटेज हम ले रहे होते हैं तो 100 की परसेंटेज में से ले रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 10%, तो भाई 10% किस में से, 100% में से 10%, बाकी कितना बचेगा 90%। इसी तरह अगर आप 20% लेते हैं तो पीछे कितना बचेगा 80%। तो यहाँ पर सामने आप लोगों को एक विंडो नज़र आ रही है। इस विंडो की जो विड्थ है, फॉर सपोज इसको मैं 10 का वैल्यू दे दूँ टोटल, मैं कहता हूँ ये 10 है, 10 में से मैं इसके प्रोपोर्शन निकालूँ तो एक को अगर 2 दूंगा तो बाकी कितना बचेगा 8 बचेगा। एक को अगर मैं 3 दे दूँ तो बाकी कितना बचेगा 7 बचेगा। तो छोटा प्रोपोर्शन कौन सा हुआ 3, और बड़ा कौन सा हुआ 7 हुआ। तो जो मैंने 10 वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करी है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम 100% कंसीडर करते हैं, और उसमें से परसेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे रिलेटेड हम निकालते हैं। जैसे हम 10% कहते हैं तो बाकी पीछे 90% बचता है। तो अब इसी तरह से ये जो 10 है, ये मैं अपने माइंड के अंदर एक वैल्यू जो है वो इमेजिन कर लूँगा, उसके हिसाब से मैं प्रोपोर्शन बनाता हुआ जाऊँगा। तो वापस आते हैं अपनी CSS फाइल के अंदर, तो देखते हैं लोगो का जो डिव है उसको मैंने 3 कर दिया, और टाइटल का जो डिव है उसको मैंने फ्लैग 7 कर दिया है। तो अब यूँ समझे ये दोनों प्रोपोर्शन हैं, जब इसको हम टोटल करते हैं तो 10 हो रहे हैं। तो बड़ा प्रोपोर्शन कौन सा हुआ टाइटल का होगा, और छोटा प्रोपोर्शन कौन सा हुआ लोगो का होगा। तो लोगो हमने पहले दिया हो तो पहला बॉक्स हमारा छोटा होगा, और उसके बराबर में जो बॉक्स होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। वेब पेज के ऊपर देख लेते हैं तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। ये है हमारा लोगो का बॉक्स, और ये है हमारा टाइटल का बॉक्स जिसको हमने रॉयल ब्लू कलर दिया हुआ है। इसका प्रोपोर्शन हो गया 7, इसका हो गया 3।
अब फॉर सपोज़ अगर मैं यहाँ पर 7 नहीं देता, सिर्फ ऊपर 3 दे देता और गलती से मुझसे ये 7 रह जाता, इसका फ्लैक्स का वैल्यू मुझसे रह जाता है, तो क्या होगा? तो देखें फ्लैक्स का एक ही वैल्यू है यहाँ पर, जब दूसरा वैल्यू ही नहीं होगा तो टोटल वैल्यू जो हमने 10 कंसीडर किया हुआ था, अब यहाँ पर टोटल वैल्यू 10 नहीं होगा बल्कि टोटल वैल्यू ही 3 होगा। इसका वैल्यू ये 0 कंसीडर कर लेगा, तो 0 + 3 कितना हुआ? 3। तो अब 3 में से सारा का सारा पोर्शन जो है वो इस बॉक्स का हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई प्रोपोर्शन ही नहीं बचेगा। अब सेव करके चेक भी कर लेते हैं तो देखिए सारा का सारा ब्लैक हो गया। इसका मतलब है इसने जो वैल्यू किया टोटल वो 3 कंसीडर किया और पूरा प्रोपोर्शन इसको दे दिया। तो बजाय इसको खाली छोड़ने के मैं यहाँ पर अगर फ्लैक्स लगाकर इसको भी 3 कर दूँ और सेव कर लें, अब जो टोटल होगा अब वो टोटल 10 कंसीडर नहीं होगा बल्कि 6 कंसीडर होगा, और 6 में से 3 का प्रोपोर्शन इसका होगा, 3 का इसका होगा। मतलब अब क्या होगा? बॉक्स की साइजेस किस तरह होंगी? दोनों की इक्वल होगी, क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शन अब एक ही हो गया है। इसको सेव करके चेक कर लेते हैं तो देखिए हम दोनों का प्रोपोर्शन जो है वो सेम ही है, इक्वल है। तो वापस इसको मैं कर लेता हूँ 7, और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगा लेते हैं मार्जिन की। मार्जिन इसको दे देते हैं 10 पिक्सल, और इसी तरह से मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे वाले डिव के अंदर, और उसको भी हम मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल, और सेव करके चेक कर लेते हैं। अब देखें ये जो बैकग्राउंड में आप लोगों को कंटेनर नज़र आ रहा है जिसको हमने एक्वा कलर दिया हुआ है, ये जो आगे वाले बॉक्सेस हैं ये इससे बाहर आ गए हैं। अगर जूम करके दिखाऊँ तो ये देखें ये इससे बाहर आ रहे हैं। अब ये इससे बाहर क्यों आ रहे हैं? आपको याद होगा हमने दोनों को हाइट की वैल्यू दे रखी है, इसको भी 200 पिक्सल दे रखी है, ब्लू वाले को भी 200 पिक्सल दे रखी है, और मेन कंटेनर को भी 200 पिक्सल दे रखी है। तो जाहिर सी बात है ऊपर से जब हमने मार्जिन दे दिया तो इसको अपनी हाइट तो पूरी करनी है। हाइट पूरी करने के लिए ये क्या करेगा? इस कंटेनर से वो बाहर आ जाएंगे थोड़ा सा, जितना ऊपर से इसने मार्जिन दिया है वो नीचे आ जाएगा। बजाय हाइट देने के अगर मैं यहाँ से हाइट को ही रिमूव कर दूँ दोनों बॉक्सेस की, क्योंकि ये दोनों बॉक्सेस इस कंटेनर के अंदर हैं और इस पर हमने फ्लैक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करी हुई है, तो ये चीज़ याद कर लें कि फ्लैक्स का एक ये भी फीचर है कि अगर आप लोग हाइट नहीं देते यहाँ पर तो वो हाइट खुद से वहाँ पर बना लेगा। तो देखें जैसे मैंने वहाँ पर हाइट रिमूव करी है तो इसने हाइट खुद से एडजस्ट कर ली अंदर वाले बॉक्सेस की मार्जिन के साथ। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर आकर एक और डिव बना लेता हूँ, एक और कंटेनर बना लेते हैं कंटेनर 2 के नाम से, और इसके अंदर भी मैं 2 डिव बना लेता हूँ। एक का नाम रख लेता हूँ कंटेंट 1, बल्कि इसको मैं कर लेता हूँ मेन कंटेंट 1। इसका सी मैं यहाँ पर कैपिटल कर लेता हूँ, कैमिल केस में लिख लेते हैं, यहाँ पर मेन कंटेंट 1 कर लेता हूँ मैं इसको। और इसी तरह से इसके नीचे मैं एक और डिव बना लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ मेन कंटेनर 2, सॉरी यहाँ पर मेन कंटेंट मुझे करना है मेन कंटेंट 2। सेव कर लेते हैं डॉट कंटेनर 2, और उसके अंदर फ़िलहाल मैं ये सेम वैल्यूज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके नीचे मैं यहाँ पर यही वाले वैल्यूज़ नीचे कॉपी करके रख लेता हूँ, और नीचे वाली बाकी की मैं क्लासेस बना लेता हूँ। यहाँ पर हमारी क्लास आएगी डॉट मेन कंटेंट 1, और यहाँ पर आएगा मेन कंटेंट 2। सेव कर लेते हैं। अब फ़िलहाल हमने वही प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं, यहाँ पर वही वैल्यूज़ लगाई हैं, तो उसके नीचे हमारे पास यहाँ पर सेम ही उसी तरह से एक और भी आ जाएगा यहाँ पर कंटेनर। तो अब इस कंटेनर 2 को मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखे दोनों के बीच में, और मार्जिन में इसका कर लेता हूँ 10 पिक्सल। इसी तरह से यही वाली मार्जिन की प्रॉपर्टी मैं कंटेनर 1 के अंदर भी लगा लेता हूँ ताकि हमारे कंटेनर जो हैं वो सिमेट्रिकल नज़र आए हमें। अब मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ। अब जैसे कंटेनर 2 है हमारा, इसके अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया हुआ है, इस फ्लैक्स का मैं डायरेक्शन यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। फ्लैक्स डायरेक्शन इसका हम कर लेते हैं कॉलम। अब मैं यहाँ पर इनकी कलर्स चेंज कर लेता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि मिक्सअप होता रहे काम और हमें समझ ही ना आए बात। इसको मैं ब्लैक को यहाँ पर कर लेता हूँ ब्राउन, और रॉयल ब्लू की जगह मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ ग्रीन। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है हमारा, मैं चाहता हूँ इसके अंदर मज़ीद इस तरह से, जैसे यहाँ पर मेन कंटेनर है इसके अंदर 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ ग्रीन के अंदर भी इस तरह से मज़ीद बॉक्सेस आएँ, यानी ग्रीन भी एक कंटेनर बन जाए बाकी के बॉक्सेस या बाकी के कंटेंट के लिए।
सबसे पहले हमें HTML के अंदर जाना पड़ेगा और इस div के अंदर हमें कंटेंट रखना है, तो इसको हमें यहाँ पर करना पड़ेगा एंटर। इसके अंदर मैं कुछ मज़ीद div बना लेता हूँ, उसको मैं कर लेता हूँ कंटेंट 2a का नाम दे देते हैं इसको। और इसी div को मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा नीचे और मज़ीद div भी यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा, बॉक्सेस क्रिएट कर लूँगा। इसको कर लेता हूँ 2b, यहाँ पर कर लेते हैं 2c। ये 3 div हमारे मज़ीद बन चुके हैं इस ग्रीन के अंदर। अब दिखेंगे तभी जब हम उसकी कुछ CSS प्रॉपर्टीज़ देंगे, कुछ बैकग्राउंड वगैरह देंगे। अभी यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे। अब इसके लिए मैं वहाँ पर CSS में जाके सिलेक्टर बना लेता हूँ, इन पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले देंगे डॉट, उसका नाम दे दिया सिलेक्टर का, और यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देंगे। कर्ली ब्रैकेट को नीचे कर लेता हूँ ताकि एक सीक्वेंस में हमारा टेक्स्ट जो है वो चलता रहे। इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर मैं ब्लू वायोलेट कर लेता हूँ इसका। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा बाकी के 3 जो हमारे डिव हैं उसके लिए, और इसको मैं कर लूँगा 2b, इसको कर लेंगे 2c, और बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेंगे इनका। इसको मैं कर लेता हूँ पिंक, और इसको मैं कर लेता हूँ ऑरेंज। तो अभी भी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हमने ना इनकी विड्थ और हाइट दी है और ना ही हमने इसको कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैग्स किया हुआ है। इस पर सिर्फ फ्लैग्स का अपना वैल्यू लगा हुआ है जो कि ऊपर डिस्प्ले फ्लैग्स कंटेनर पे लगा हुआ है, उसको वो उससे रिलेटेड है। तो इसको हमने डिस्प्ले फ्लैग्स भी नहीं किया हुआ और इनको हमने विड्थ भी नहीं दी हुई है। अब जैसे ये जो कंटेनर है हमारा, यहाँ पर कंटेनर 2 है, इसके अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स है, तो इसके अंदर जो बॉक्सेस हैं वो इसके अंदर हैं। इसी तरह से अब क्योंकि हमारा ये ग्रीन वाला जो है कंटेनर बन चुका है, तो इसी तरह से यही वाली डिस्प्ले फ्लैग्स की प्रॉपर्टी अगर मैं इसके अंदर भी लगा दूं, मेन कंटेंट 2 जो ग्रीन है हमारा ये वाला, जिसके अंदर हमने मज़ीद बॉक्सेस बनाए हैं, इसके अंदर अगेन मैं डिस्प्ले फ्लैग्स कर दूं। देखें ऑलरेडी ये एक कंटेनर के अंदर है जो डिस्प्ले फ्लैग्स है, उसके अंदर एक बॉक्स है मेन कंटेंट 2 के नाम से, जिसको हम अगेन डिस्प्ले फ्लैग्स कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, अगेन डिस्प्ले फ्लैग्स उसके अंदर वाले कंटेनर, अंदर वाले डिव के अंदर भी लगा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर दे देंगे इनको प्रोपोर्शन, फ्लैग्स के नाम से इनको प्रोपोर्शन दे देते हैं। इसको मैं फ्लैग्स 2 कर लेता हूँ, इसको मैं फ्लैग्स 2 कर लेता हूँ, और इसको भी मैं फ्लैग्स 2 कर लेता हूँ। फिलहाल हमने एक ही वैल्यू दे दिया, आप 1 भी दे सकते हैं। अब ये क्या होगा, तीनों बॉक्सेस बन जाएंगे और एक ही प्रोपोर्शन के साथ बनेंगे, यानी एक ही साइज़ के बनेंगे। तो ये देखें जी, अब जो हमारा ग्रीन का कंटेनर था वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसके आगे ये न्यू बॉक्सेस आ गए हैं, उसी की हाइट में उसी की जगह को उन्होंने घेर लिया है, इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर हम इन पे मार्जिन लगा दें तो हमें साइडों से, बीच में से जो गैप आएंगे, मार्जिन आएंगे, उनसे वो हमें ग्रीन वाला भी कंटेनर नज़र आ जाएगा। तो इसको मैं मार्जिन 10 पिक्सल कर लेता हूँ और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा सबके अंदर। कंटेंट 2b के अंदर भी कर लेंगे और कंटेंट 2c के अंदर भी करके चेक कर लेते हैं। तो अब देखें, अब ये हमारे ग्रीन के अंदर छोटे छोटे मज़ीद बॉक्सेस बन सकते। तो इसी तरह से आप मज़ीद इनके अंदर फिर और डिस्प्ले फ्लैग्स, मिसाल के तौर पे आप पिंक के अंदर मज़ीद इस तरह से बॉक्सेस बनाना चाहते हैं, तो उसको पिंक को आपको डिस्प्ले फ्लैग्स करना पड़ेगा और उसके फ़ोल्डर में, उसके HTML फाइल में आकर यहाँ पर पिंक वाला जो होगा उसके डिव के अंदर मज़ीद आप लोगों को इस तरह से डिव बनाने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल हम नहीं बनाते, इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेट नहीं करते यहाँ पर, और यहाँ पर फ़िलहाल इन्हीं को समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा लेआउट बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि वेबसाइट, वेब पेज बनता किस तरह है। डिस्प्ले फ्लैग्स को यूज़ करते हुए आप किस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये डिस्प्ले फ्लैग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होता है वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। ये चीज़ आप अपने जहन में रख लें, ज़रूर समझना है, एक वीडियो से समझना है, बार बार देख लें, या फिर मेरे लेक्चर से समझ नहीं आता आप लोग कोई और लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब से, लेकिन ये लेक्चर आप लोगों ने ज़रूर समझना, ये टॉपिक आप लोगों ने ज़रूर समझना है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा हमारा कंटेनर है, ये वाला जो कंटेनर है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, कंटेनर 2 है, इसकी हाइट भी 200 पिक्सल है, कंटेनर 1 की भी 200 पिक्सल थी। तो अगर मैं यहाँ पर 200 पिक्सल से थोड़ी सी बढ़ा दूँ, इसकी हाइट 400 पिक्सल कर दूँ, तो अब देखें इसके अंदर जो कंटेंट था वो भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ इन दोनों के दरमियान जो है कंटेनर 2 जो है, तो मैं चाहता हूँ कि कंटेनर 2 का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो यहाँ पर मैं इस तरह 4 वैल्यूज़ दे दूँ, 20 पिक्सल दे दूँ, तो टॉप का 20 पिक्सल हो जाएगा, साइडों का 10 पिक्सल हो जाएगा इस तरह से, और बॉटम से भी 20 पिक्सल हो जाएगा। 2 वैल्यू भी दे सकते हैं हम,
दो वैल्यू से क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला वैल्यू होगा वो टॉप और बॉटम का होगा, और ये जो 10 पिक्सल का वैल्यू होगा ये साइडों का होगा, यानी लेफ़्ट और राइट का होगा। तो इसको जैसे ही हम सेव करके चेक करेंगे तो देखें अभी यहाँ पर मार्जिन जो है वो टॉप का अभी थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। और मैं चाहता हूँ ये जो पर्पल वाला बॉक्स है ये बिल्कुल ब्लैक वाला जो बॉक्स है इसकी साइज़ इतनी हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसी तरह से प्रोपोर्शन बनाने पड़ेंगे। अब जैसे हमने इसका प्रोपोर्शन 10 कंसीडर किया था टोटल, इसका भी अगर हम टोटल 10 कंसीडर करें और उसके हिसाब से मैं इसका प्रोपोर्शन इसको दे दूं, यानी इसको भी हमने 3 दिया था तो इसको भी 3 ही दे दें। देख लेते हैं वापस यहाँ पर आकर, ये देखें ये ब्लैक वाला कंटेनर बॉक्स है हमारा, इसको हमने 3 दिया था और उसके साथ जो रॉयल ब्लू है इसको 7 दिया था। तो इसी तरह से अभी जो हमने ये 3 बॉक्सेस नीचे वाले बनाए हैं इनको 2 दिया, यानी टोटल इसका 6 बना लिया है हमने। 6 के बजाय अगर इसका भी हम 10 बना लें, इसको 3 कर दूं, बाकी कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 में से मैं इसको भी 3 कर लूँ और इसको 4 कर लूँ। अब टोटल करेंगे आप तीनों का तो कितना होगा, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो जाएगा। तो टोटल अब ये 10 के हिसाब से अपना प्रोपोर्शन लेंगे। तो उसी तरह से देखें जब इसको हमने 10 करके इसको 3 किया तो अब ये दोनों बॉक्सेस की विड्थ जो है वो तकरीबन सेम हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ ये जो ब्राउन वाला बॉक्स है हमारा इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाए, जबकि नीचे वाला जो है ये ग्रीन जो है जिसके अंदर 3 बॉक्सेस हैं इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें इन दोनों के प्रोपोर्शन में जाना पड़ेगा। कौन से दोनों कंटेंट के अंदर जाना पड़ेगा, एक ब्राउन और एक ग्रीन। तो इनका फ्लैक्स हमें देखना पड़ेगा। देखें ब्राउन का फ्लैक्स 3 करा हुआ है और ग्रीन का 7 करा हुआ है, टोटल हमने 10 के हिसाब से रखा हुआ है। तो इसका अगर मैं 2 कर दूँ और इसका मैं फ्लैक्स 8 कर दूँ तो अब क्या होगा, अब ये थोड़ा सा मज़ीद छोटा हो जाएगा, इसकी हाइट कम हो जाएगी, इसकी जो हाइट है थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको चेक कर लेते हैं तो देखें इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये बेसिकली इसी तरह प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए अपने वेब पेज का लेआउट बनाते हैं, यूज़ करते हैं जो वेब डेवलपर्स होते हैं। तो बस एक बार जैसे ही आप लोग ये समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए भी वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करते हुए। तो यहाँ तक तो हमारे अभी तक जो टॉपिक्स कवर हुए हैं वो हुए हैं डिस्प्ले फ्लैक्स वाला हो गया, फ्लैक्स डायरेक्शन हो गया जिसमें हमने फ्लैक्स डायरेक्शन रो वाइज भी देख लिया, कॉलम वाइज भी देख लिया। उसके बाद हमने फ्लैक्स श्रिंक और फ्लैक्स ग्रो की प्रॉपर्टी देख ली जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म भी देख लिया फ्लैक्स का। उसके बाद हमने यहाँ पर एक लेआउट बनाया एक वेब पेज का, एक छोटी सी प्रैक्टिस कर ली इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अभी हम आते हैं जस्टिफाई कंटेंट की तरफ। अब जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने जो पहला मैंने वेब पेज बनाया था उसके ऊपर आ जाता हूँ। अब ये जस्टिफाई कंटेंट भी फ्लैक्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। जब आप लोग फ्लैक्स कर लेते हैं किसी चीज़ को उसके बाद आप लोग उसका जस्टिफाई कंटेंट भी कर सकते हैं। तो अभी जो हमने वेब पेज ओपन किया हुआ है उसकी ये वाली 2 फाइल से, ये CSS की थी और ये HTML की फ़ाइल है। तो यहाँ पर CSS की फ़ाइल में ये जो हमारा कंटेनर है, बड़ा कंटेनर बना हुआ है जिसको हमने डिस्प्ले फ्लैक्स जिसके अंदर प्रॉपर्टी दी हुई है, इसी के अंदर जब हम जस्टिफाई कंटेंट लिखेंगे। अब जस्टिफाई कंटेंट की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आप लोगों को यहाँ पर सजेशन बॉक्स में भी नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंटर। जैसे ही आप जस्टिफाई कंटेंट करके सेंटर करेंगे इससे ये होगा कि आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके कंटेनर के सेंटर पे आ जाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर एक और वैल्यू आता है जिसको हम कहते हैं एंड। उससे क्या होगा, ये एंड पे आ जाएगा। देखें ये एंड हो गया। इसी तरह से एंड का एक अल्टरनेटिव होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैक्स एंड। फ्लैक्स एंड का भी वही मतलब होता है, फ्लैक्स के एंड पे कर देगा। इसी तरह फ्लैक्स स्टार्ट होता है। फ्लैक्स स्टार्ट से आप लोग समझ गए होंगे, फ्लैक्स स्टार्ट से क्या होगा, स्टार्ट में आ जाएंगे सारे के एलिमेंट्स। उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग वैल्यूज़ हैं। एक होता है स्पेस बिटवीन। अब स्पेस बिटवीन से क्या होगा करके देख लेते हैं। स्पेस बिटवीन मैंने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू लगा दिया है। अब इससे ये होगा जो कंटेंट होगा आपका लेफ़्ट पे और राइट पे, मतलब पूरी विड्थ पे जो होगा वो फैल जाएगा और बीच में स्पेस आ जाएगा इस तरह से। जैसे कि वैल्यू का नाम है स्पेस बिटवीन, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि बिटवीन में यानी बीच में स्पेस आ जाएगा। कंटेंट जो भी होगा, जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स होते यहाँ पर वो क्या होता, वो इस तरह से फैल जाते उस विड्थ में और बीच में उनके स्पेस क्रिएट हो जाता। तो देखिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वेब पेज के लिए। जब रिक्वायरमेंट होंगी, जब आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन के बाद यहाँ पर एक वैल्यू आता है स्पेस अराउंड का। अब स्पेस अराउंड का यहाँ पर वैल्यू लगा के देख लेते हैं। देखें थोड़ा सा फ़र्क है। स्पेस अराउंड में क्या होगा, हर एलिमेंट के अराउंड दोनों तरफ, हर एलिमेंट के दोनों तरफ एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देखें जितना स्पेस इस साइड क्रिएट हुआ है उतना स्पेस इसी साइड क्रिएट होगा। उसी तरह फिर दूसरे एलिमेंट का भी इतना ही स्पेस इस साइड क्रिएट होगा, उतना ही स्पेस इस साइड क्रिएट होगा। तो इस तरह से यूनिफॉर्मली क्या होगा, एलिमेंट्स के अराउंड स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब ये आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने वेब पेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वाली प्रॉपर्टीज़ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद आता है स्पेस इवनली, एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और वैल्यू होता है स्पेस इवनली का। अब देखें स्पेस अराउंड में क्या है, स्पेस अराउंड में इस एलिमेंट का स्पेस इस साइड है, इस साइड भी है, लेकिन बीच में क्या है, यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स का क्योंकि स्पेस आ जाता है तो इसलिए ये वाला इस बीच में जो स्पेसेस हैं वो ज़्यादा हैं, लेफ़्ट पे जो स्पेस है वो कम है। स्पेस इवनली में देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं स्पेस अराउंड के बजाय अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ स्पेस इवनली, तो देखें अब स्पेस इवनली, जैसे इवनली लफ्ज़ का मतलब होता है कि एक जितना, इक्वली, मतलब काइंड ऑफ इक्वली। तो देखें स्पेस जो है वो हर साइड, हर तरफ जो है आप लोगों को एक जैसा नज़र आएगा, इवनली नज़र आएगा। तो ये कुछ वैल्यूज़ थे जस्टिफाई कंटेंट के। उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं अलाइन आइटम्स के। अब जैसे मैंने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट लगाया हुआ है, इसके नीचे अगर मैं एक और प्रॉपर्टी लगा दूँ अलाइन आइटम्स की, और मैं यहाँ पे कर दूँ सेंटर, इसका वैल्यू मैं सेंटर दे दूँ, तो देखें अब क्या होगा, अब ये वर्टिकली अलाइन होगा। अब जो भी वैल्यूज़ देंगे, अब ये अलाइन आइटम की जो प्रॉपर्टी है ये वर्टिकली काम करती है। अब वर्टिकली ये सेंटर पे आ गया। देखें अब आप चाहें तो ये जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी फ़िलहाल हटा दें, फ़िलहाल हम सिर्फ अलाइन आइटम्स की देख लेते हैं। इस तरह से अगर आप यहाँ पर एंड कर देंगे तो फिर एंड पे आ जाएगा। ये देखें कंटेनर के एंड पे आ गया। इसी तरह से यहाँ पर एंड करें या फ्लेक्स एंड, दोनों वैल्यूज़ आप एंड पे लाने के लिए दे सकते हैं। देखें अभी भी ये एंड पर ही। इसी तरह से स्टार्ट भी काम करता है। स्टार्ट करेंगे इसको तो ये ऊपर चला जाएगा। फ्लेक्स स्टार्ट या खाली स्टार्ट कर दें तो डिफरेंस समझ लें। अलाइन आइटम्स यूज़ होता है वर्टिकली अलाइनमेंट, वर्टिकल उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, और जस्टिफाई कंटेंट यूज़ होता है हॉरिजॉन्टली उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पर सेंटर कर लिया तो हॉरिजॉन्टली सेंटर पे आ गया इस तरह से। अब उसके बाद देखते हैं एक प्रॉपर्टी फ्लैक्स रैप की। अब फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी क्या है, अब आप लोगों ने अगर एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया हो तो उसमें एक वर्ड रैप का फॉर्मेट यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फॉर सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ इस सेल के अंदर, वेलकम टू माय चैनल। तो अब देखें ये हालांकि सेल छोटा सा है, लेकिन ये टेक्स्ट क्या हुआ, सेल से बाहर निकल के आ गया। वेलकम टू माय चैनल इस सेल से बाहर निकल के आ गया है। जैसे ही मैं यहाँ पर रैप टेक्स्ट करूँगा तो इसी सेल के अंदर ही रहेगा। जैसे रैपर आप लोगों ने सुना होता है, चॉकलेट का रैपर होता है, टॉफ़ी का रैपर होता है। तो रैपर क्या करता है, अंदर जो उसके टॉफ़ी होती है वो उसको रैप कर देता है, मतलब उसको कवर कर देता है। तो रैप का मतलब यही होता है। जैसे हम यहाँ पर अगर फ्लैक्स रैप करेंगे तो क्या होगा, इसका जो कंटेनर होगा वो उसके रैपर के तौर पे काम करेगा। तो इस वक्त तो हमारे एलिमेंट्स कम हैं, तो वो ऑलरेडी इस कंटेनर के अंदर ही हैं, तो अब तो रैप करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं VS कोड में आकर फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ यहाँ पर, और इसको मैं कर दूँ रैप। देखें प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स डैश रैप कॉलन, और उसका वैल्यू होता है रैप। रैप करने से वो हमारा रैप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें हमें कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया क्योंकि ये एलिमेंट्स कम हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी HTML फ़ाइल के अंदर, और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स मैं बढ़ा देता हूँ, बल्कि इन्हीं को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इनके नीचे एलिमेंट्स को ज़्यादा कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो अब देखें इस तरह से टेक्स्ट रैप करने से ये होता है। अगर मैं अभी रैप की प्रॉपर्टी यहाँ से हटा देता, फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी हटा देता मैं यहाँ से, तो देखें एक ही लाइन में जो है वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ में अगर पीछे वाला जो कंटेनर है हमारा, इसको मैं छोटा कर दूँ, इसकी 100% के बजाय मैं विड्थ इसकी कर लूँ 600 पिक्सल, कम कर लेता हूँ विड्थ इसकी। तो देखें अब क्या हुआ, अब जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो कंटेनर से बाहर आना शुरू हो गए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फ्लैक्स रैप में रैप लिख दूंगा, तो जो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो रैप हो जाएंगे इस तरह से। अब ये स्पेस जो है वो इवनली क्रिएट हो जाएगा, हर एलिमेंट के बाद, हर रो के बाद स्पेस इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एलिमेंट्स आपके ज़्यादा होते तो ये स्पेस यहाँ पे क्रिएट ना होता, लेकिन क्योंकि एलिमेंट्स कम हैं, एलिमेंट्स अगर हमारे पूरे हाइट तक होते तो ये पूरी हाइट तक स्पेस क्रिएट नहीं होता, बल्कि आपके पूरे के पूरे एलिमेंट्स आ जाते। तो ये चीज़ भी यहाँ पे करके देख लेते हैं। मैं मज़ीद अगर इनको यहाँ पे एलिमेंट्स को पेस्ट कर लूँ इस तरह से, तो अब देखें स्पेस कम होता जा रहा है। इस तरह से आप लोग जितने ज़्यादा एलिमेंट्स रखेंगे तो स्पेस आप लोगों का कम होता जाएगा इस तरह से। इसकी कुछ और वैल्यूज़ हम देख लेते हैं टेक्स्ट रैप की, बल्कि यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स जो है वो कर लेता हूँ काफ़ी, ताकि हमें रैप के जो है वो रैप का इफ़ेक्ट नज़र आए, अपने वेब पेज के ऊपर कोई डिफरेंस नज़र आए इस तरह से। तो बाकी की वैल्यूज़ देख लेते हैं फ्लैक्स रैप की, बाकी की कौन सी वैल्यूज़ हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक वैल्यू होता है रिवर्स रैप का। रिवर्स रैप में क्या होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। देखें जैसे ही मैंने रैप रिवर्स लगाया तो अब क्या होगा, अब नीचे से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी।
div 1 div 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह नीचे से काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जितने भी एलिमेंट्स आप देंगे वो नीचे से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। देखें अगर इन्हीं को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ नीचे, तो देखें इस तरह से चलते हुए जाएंगे, नीचे से स्टार्ट होंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने वेब पेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्प्ले फ्लैक्स देखा, उसके बाद हमने फ्लैक्स श्रिंक, फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स डायरेक्शन देखा, देन हमने देखा जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और फ्लैक्स रैप। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CSS, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। विदाउट दिस प्रॉपर्टी यू कैन नॉट मेक योर वेब पेज लुक बेटर, यू कैन नॉट फुलफिल योर वेब पेज रिक्वायरमेंट्स। सो इस टॉपिक को मस्त समझना है। एक बार देखने में समझ ना आए तो आप इसको रिपीटेटिवली देखें। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप लोग किसी और यूट्यूबर का या फिर किसी और रिसोर्स से आप लोग ये टॉपिक ज़रूर समझ लीजिएगा। असाइनमेंट आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने गवर्नर सिंह की वेबसाइट देखी होगी। इस कोर्स की जो वेबसाइट है गवर्नर साहब की, उस वेबसाइट पे चले जाना है, उसको देखना है, उसका लेआउट आप लोगों ने सबसे पहले समझना है और उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह का लेआउट मुझे बना के दिखाना है, चेक करवाना है। ये आप लोगों की आज की असाइनमेंट है। अब जैसे नीचे यहाँ पर आप लोगों को कुछ कोर्स के टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, कुछ बॉक्सेस के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, इस तरह के स्क्वायर शेप में आप लोग बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग आज के लेक्चर वाला टॉपिक कम्प्लीटली यूज़ करके भी ये चीज़ बना सकते हैं। और आप लोगों ने पीछे जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो गया, ये वाली चीज़ें आप लोग यूज़ करके भी ये वाली असाइनमेंट आप लोग बना सकते हैं ईजीली। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा के दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम कितना इजीली अपने वेब पेज पे जो एलिमेंट्स है उनको अरेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर मैंने एक वेब पेज ओपन करा हुआ है, देखें हमने इस पर काम किया था, हमने नेविगेशन बार बनाई थी इसकी। तो नेविगेशन बार के बाद मैंने यहाँ पर जो ये कंटेंट लगाया है, जिसके पीछे मैंने कवर इमेज लगाई है, उसके ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है मैंने। अब देखें जब तक हमने आज वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं सीखी थी तो उससे पहले इस टाइटल को या ये वाली चीज़ें बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता होगा, आप लोगों को भी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए हम इसको आसानी से सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अदरवाइज़ इसको सेंटर पे लाने के लिए हमने बाकी की चीज़ें यूज़ की, किसी ने मार्जिन यूज़ किया, किसी ने पैडिंग यूज़ किया, किसी ने पता नहीं कुछ और फजूल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इसको सेंटर पे, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल वे ये होता है कि आप इसको शॉर्ट तरीके से अगर कर सकते हैं, टेक्निकल तरीके से कर सकते हैं, तो लेंथी तरीके से करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं फ़िलहाल इस कंटेंट को हटा के दोबारा इसको लगा के दिखा देता हूँ। काफ़ी लोगों को जैसे यहाँ पर ये कंटेंट लगाना भी नहीं आ रहा था, इस तरह से ये जो बैकग्राउंड में इमेज लगा हुआ है ये भी लगाना नहीं आ रहा था, तो साथ साथ हम अभी ये भी सीख लेते हैं। तो अभी सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर नेव बार नज़र आएगी, नेविगेशन बार नज़र आएगी। देखें अब यहाँ पर आकर मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ। नेविगेशन बार के बाद मैं यहाँ पर दूसरा कंटेंट बना लेता हूँ, डिव क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव को मैं नाम दे देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हीरो सेक्शन दे सकते हैं इसको आप कवर दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको हीरो कह लेता हूँ, हीरो के नाम से मैं ये डिव बना लेता हूँ। अब इस डिव के अंदर मैं हेडिंग भी लगा सकता हूँ। अगर मैं हेडिंग 1 लगा दूँ और उसमें मैं लिख लूँ यहाँ पर वेलकम टू द इन्फोनेट। अब मैं यहाँ पर हीरो पर CSS प्रॉपर्टीज़ लगा लेता हूँ, CSS फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्टर बना लेते हैं डॉट हीरो का। अब उसके अंदर सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। URL के अंदर हम जो है वो इमेज का नाम लिखेंगे। अब जो इमेज लगाने जा रहा हूँ उसका नाम है cover1.jpg। इसको लगा के सेव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। अब देखें इमेज हमारी लग चुकी है, लेकिन इमेज इस तरह से नहीं लगाते, उसके नीचे हमें कुछ और भी चीज़ें देनी पड़ती हैं। जैसे ही हम इमेज लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर हम इसकी साइज़ मेंशन करेंगे। साइज़ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ लिखने के बाद हम इसका वैल्यू देंगे। अगर बैकग्राउंड साइज़ का वैल्यू देने का तरीका नहीं पता आप लोगों को तो यहाँ पर आप लोग साथ साथ सीख सकते हैं। अब आप लोगों को जितना भी इमेज दिखाना है अपने वेब पेज के ऊपर उतना आप लोग साइज़ मेंशन कर सकते हैं। अब अभी आप लोगों को साइज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाएगा, या फिर आप लगा के चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ तक आपकी साइज़ जो है वो सूटेबल लग रही है। जैसे मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पे हाइट में यहाँ तक आ जाए, जहाँ तक मैं ये कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ तक मुझे अपना कवर दिखाई दे, और विड्थ में ये पूरा विड्थ जो है वो घेर ले, यहाँ से लेके लेफ़्ट से लेके राइट तक पूरा इमेज आ जाए। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर इसकी साइज़ कर लूँ, अब हम यहाँ पर 2 वैल्यूज़ दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक वैल्यू मैंने 200 दिया, स्पेस दूंगा, अच्छा इसका यूनिट भी देंगे 200 पिक्सल, स्पेस दिया, उसके बाद अगेन मैं दूसरा वैल्यू दूंगा, स्पेस दूंगा, इस तरह से। अब ये जो 2 वैल्यूज़ होंगे, पहला वैल्यू होगा विड्थ का और सेकंड वैल्यू होगा हाइट का।
तो जो पहला वैल्यू है वो मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी विड्थ जो है वो 100% में दूँ, परसेंटेज में दे दूँ, क्योंकि मैं पूरे विड्थ में दिखाना चाह रहा हूँ। और इसकी जो हाइट है इसको मैं पिक्सल में दे दूँ और इसको मैं 500 पिक्सल करके चेक कर लूँ। तो इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। हमने साइज़ भी दे दी है, अभी भी ये नज़र नहीं आएगा। अब आप लोग परेशान हो जाएंगे कि अब ये क्यों नहीं हो रहा। देखें, हमने इमेज की साइज़ तो दे दी है, लेकिन ये जिसमें इमेज हमने लगाई है उस डिव की साइज़ तो हमने मेंशन ही नहीं की। अब ये जो हीरो है ये बेसिकली डिव का नाम है ना, एक डिव को हमने हीरो आईडी दी, क्लास दी हुई है। तो हम इसको विड्थ कैसे देते हैं, डिव को विड्थ कैसे देते हैं, सिंपली हम लिखते हैं यहाँ पर विड्थ। अब विड्थ हम उतनी ही देंगे जितनी हम यहाँ पर इमेज की साइज़ दे रहे हैं, ताकि हमें रिक्वायर्ड इमेज मिल जाए, इमेज की साइज़ मिल जाए। तो उतनी सेम भी दे सकते हैं आप लोग, डिफरेंट भी दे सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन हम यहाँ पर सेम ही रखेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर हाइट का वैल्यू दे देता हूँ, जितना हाइट का वैल्यू मैंने ऊपर दिया है यहाँ पर, यही वाला हाइट का वैल्यू मैं नीचे भी डिव की हाइट में भी यही वाला वैल्यू दे दूँगा इस तरह से। उसको कर लेंगे सेव और चेक कर लेते हैं। तो देखें, अब क्योंकि हमारा डिव भी उसी साइज़ का हो चुका है जो साइज़ हमने इमेज को दी हुई है, बैकग्राउंड को दी हुई है, तो अब ये हमारा इमेज जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर एक और बात नोट करने की है, देखें जो हमने यहाँ पर इमेज लगाई है, इस इमेज का अपना साइज़ भी होता है। हर इमेज अपने साइज़ की होती है। आप लोग जब इमेज डाउनलोड करते हैं या इमेज बनाते हैं पेंट के ऊपर, या जहाँ भी आप लोग इमेज बनाते हैं एडोब फोटोशॉप में या कहीं भी, तो उस इमेज का अपना साइज़ होता है। ये चीज़ ज़रूरी है वो जो इमेज है उस साइज़ में एडजस्ट होने वाली इमेज हो। इस तरह ना हो कि इमेज किसी और शेप की हो, आप लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती उसका ये वाला साइज़ रखें तो इमेज आप लोगों की गड़बड़ हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई स्क्वायर इमेज लगा लेता तो क्या होता, क्योंकि विड्थ इसकी मैंने ज़्यादा दी है, हाइट कम दी है, तो वो इमेज जो है वो स्ट्रेच हो जाती, बुरी लगती है यहाँ पे। जैसे मैं एक स्क्वायर इमेज यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पर ये true.png एक स्क्वायर इमेज है। अगर मैं यहाँ पर URL में ये वाला इमेज लगा दूँ यहाँ पर true.png, अब ये जो इमेज लगा रहा हूँ ये स्क्वायर शेप की इमेज है, इसका अपना एक साइज़ है। उसके बावजूद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक साइज़ मेंशन कर दिया जो मेरा रिक्वायरमेंट साइज़ है। तो अब देखते हैं क्या मसला क्या आता है। अब ये एक्चुअली इमेज जो है वो राउंड इमेज है, इसका अपना साइज़ है, इसको मैंने ख़राब कर दिया यहाँ पर अपनी साइज़ देकर। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, जो इमेज आप लगा रहे हैं उसका अपना साइज़ भी उसी शेप का होना चाहिए, रेक्टेंगल शेप का होना चाहिए, या फिर आपकी रिक्वायर्ड जो साइज़ है आप लोग इस इमेज को अपने रिक्वायर्ड इमेज में आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उस रिक्वायर्ड साइज़ की, गूगल पे जाके आप लोग वो साइज़ मेंशन कर लें, या कहीं से भी आप लोग अपनी रिक्वायर्ड साइज़ की इमेज जो है वो बना भी सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर से। जब आप लोग प्रोफेशनली काम कर रहे होंगे तो आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स के पास भी जा सकते हैं। ये चीज़ भी बहुत अहम है बिगनर्स के लिए, या जो कंप्यूटर की फील्ड में नए हैं उन लोगों को। यहाँ पर भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो रही थी। तो देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर स्क्वायर में साइज़ दूंगा तो आप लोगों को असल इमेज दिखेगी किस तरह से है। ये देखें, यहाँ पर मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ। देखिए, अब हाइट भी और विड्थ भी दोनों एक जितनी है, तो अब ये इमेज आप लोगों को ठीक से दिखेगी। ये देखें, ये एक्चुअल शेप ये है इस इमेज का। तो मैं इस इमेज को वापस हटा देता हूँ, अंडू कर देता हूँ, और वही इमेज यहाँ पर लेकर आ जाते हैं इस तरह से। अब हमने इसके अंदर जो टाइटल दिया हुआ है इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सेट करना है। जो यहाँ पर हमने हेडिंग 1 लगाई हुई है जिसके अंदर हमने लिखा है वेलकम टू द इन्फोनेट, तो ये इस लोगो के पीछे यहाँ पर स्टार्ट में पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर पे आ जाए। तो अगर यहाँ पर मैं इसको हीरो को कंटेनर कंसीडर करूँ और इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, तो यहाँ पर मैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके भी इसको सेंटर पे ला सकता हूँ। क्योंकि आज हमने फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो इसको मैं यहाँ पर वो वाली प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ। डिस्प्ले कर लेते हैं सबसे पहले फ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्टर बनाएंगे H1 के लिए, हेडिंग के लिए। उसके लिए मैं कहता हूँ कि भाई हीरो के अंदर जो H1 है, अब ये तरीका भी मैंने आप लोगों को सिखाया था सिलेक्टर बनाने का। अगर याद नहीं है तो देखें, आप लोग इस तरह भी सिलेक्टर बना सकते हैं, खाली H1 भी बना सकते थे। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि H1 अगर हमने कहीं बाहर यूज़ किया हो तो उस पर अप्लाई ना हो, सिर्फ इस क्लास के अंदर जो H1 हो उसके ऊपर अप्लाई हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो सिलेक्टर होगा सबसे पहले वो लिखूँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट हीरो, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा H1 के H1 के ऊपर अप्लाई हो। इस तरह से स्पेस देना है और H1 लिखना है। तो आज हमने दो चीज़ें सीखी हैं, एक जस्टिफाई कंटेंट सीखा है, जिससे क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट होगा वो हॉरिजेंटली सेंटर पे आएगा, यानी यहाँ पर आएगा। और मज़ीद इसको मैं यहाँ पर लाने के लिए मुझे अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, उसको वर्टिकली सेंटर पे लाने के लिए। हॉरिजेंटली सेंटर पे करने के लिए हमें पता है, आज हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है जस्टिफाई कंटेंट की, इसको मैं यहाँ पर जब सेंटर दूंगा तो
और इसी को जब वर्टिकली मुझे सेंटर पे लाना हो तो मैं क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, अलाइन आइटम्स की। उसके बाद वैल्यू दूंगा यहाँ पर सेंटर, सेव करके चेक करेंगे तो जो टेक्स्ट है हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कलर इसका कर लेता हूँ वाइट। उसके बाद मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ में इसकी 40 पिक्सल करके चेक कर लेता हूँ। साथ साथ फ़ॉन्ट फैमिली भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं फ़ॉन्ट फैमिली इसकी ये वाली एरियल और सैन सेरिफ वाली लगा दूँ तो देखें आप इस तरह से कुछ दिखेगा। साइज़ में इसकी यहाँ से 60 पिक्सल कर लेता हूँ। तो देखें ये जो टाइटल था वो हमारी रिक्वायर्ड लोकेशन, हमारी रिक्वायर्ड स्पेस पे आ चुका है। तो ये तो था एक सिंपल तरीका, एक सिंपल टाइटल में इस कवर के ऊपर लेकर आ गया हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक और चीज़ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को मज़ीद प्रैक्टिस के लिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा इस साइड लेफ़्ट पे जो है वो मेरा टेक्स्ट आए और राइट पे मेरी पिक्चर आए। तो उसके लिए मुझे इस कंटेनर के अंदर 2 डिव बनाने पड़ेंगे। एक मैं टेक्स्ट के लिए रख लेता हूँ और दूसरा मैं इमेज के लिए रख लेता हूँ। तो आ जाते हैं VS कोड के ऊपर और यहाँ पर आकर मैं डिव बना लेता हूँ। एक बना लेता हूँ टाइटल का डिव और दूसरा डिव मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं इसको लोगो का नाम दे देता हूँ यहाँ पर। तो ये 2 डिव बन गए हमारे। तो ये हेडिंग वाला जो है ये मैं कॉपी कर लेता, कट कर लेता हूँ इस डिव के अंदर। और ये लोगो वाले डिव के अंदर मैं यहाँ पर इमेज लगा लेता हूँ। इसके अंदर मैं इमेज लगा लेता हूँ 2.png और इसको हम फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। देखें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसकी साइज़ मेंशन कर लेता हूँ। विड्थ इसकी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 400 पिक्सल और हाइट भी इसकी हम इतनी ही रखेंगे 400 पिक्सल। तो अब देखें हमारे यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर 2 डिव बन चुके हैं और दोनों डिव जो हैं वो फ्लेक्स किए हुए हैं, इसलिए ये हॉरिजॉन्टली इस तरह एक दूसरे के बाद आ रहे हैं क्योंकि कंटेनर में हमने फ्लेक्स लगाया हुआ है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये देखें ये हीरो कंटेनर है हमारा और इसमें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक और काम कर लेता हूँ। जो अभी हमने ये 2 चीज़ें यूज़ करी हैं, एक तो ये हमने क्लास टाइटल यूज़ किया है, दूसरा क्लास लोगो यूज़ किया है। तो इन दोनों की मैं CSS बना लेता हूँ यहाँ पे डॉट टाइटल और इसका मैं बैकग्राउंड इमेज दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, सॉरी इसको मैं एक्वा कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पर लोगो का भी एक क्लास बना लेता हूँ। इसमें भी इसी तरह से बैकग्राउंड कलर दे दूंगा एक्वा। बैकग्राउंड कलर सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें ये जो बॉक्सेस हैं ये नज़र आए ये कहाँ कहाँ पर हैं, इसकी पोजीशन किस तरह है। तो देखें अब कुछ इस तरह से पोजीशन है, लेकिन मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस वक्त ये जो हमने 2 चीज़ें दी हुई हैं इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमें अपने एलिमेंट जो हैं वो किस तरह से दिखते हैं। देखें अब ये हमारा बॉक्स 1 है, इसको चाहें तो कोई और कलर दे दें ताकि ये भी थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ जाए। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, सेव कर लेते हैं। तो अब देखें ये हमारे 2 एलिमेंट्स बन चुके हैं। अब फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ जो हमने आज सीखी हैं वो यूज़ करते हुए आप इनकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो हमारा इन्फोनेट का इमेज है ये थोड़ा सा राइट पे हो जाए और थोड़ा सा नीचे हो जाए और ये वाला जो हमारा बॉक्स है ये यहीं पर लेफ़्ट में रहे लेकिन इसका जो टेक्स्ट है वो नीचे आ जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, आप लोग देखते जाइएगा बस और समझते जाइएगा। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फ्लैक्स का वैल्यू दे देता हूँ, प्रोपोर्शन बना लेते हैं 50-50% करके देख लेते हैं। इसको भी 5 दे देता हूँ और इसको भी फ्लैक्स का वैल्यू में 5 दे देता हूँ ताकि दोनों सेम प्रोपोर्शन में आएँ। अब मैं यहाँ पर कुछ मज़ीद टेक्स्ट ऐड करता हूँ और यहाँ पर इनकी साइज़ जो है वो टेक्स्ट की वो भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ। एक तो हमारी ये हेडिंग 1 हो गई, इसको मैं न्यू लाइन पर लेकर आता हूँ और इस डिव को भी मैं यहाँ पर न्यू लाइन पर लेकर आता हूँ। इस डिव के अंदर हेडिंग 1 के बाद मैं एक और हेडिंग 2 लगा लेता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ और टेक्स्ट लिख लेता हूँ इस तरह से। अगेन यहाँ पर हेडिंग 3 यूज़ कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ और टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। अगेन न्यू लाइन पे आकर हेडिंग 3 लिख लेता हूँ, कुछ और टेक्स्ट पेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। सेव करके चेक कर लेते हैं। इसमें आकर अगर मैं मार्जिन दे दूँ 200 पिक्सल करके चेक कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, यहाँ पे 100 पिक्सल करके चेक कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट को भी हम वाइट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ डॉट हीरो के अंदर जो हमारा एक तो H2 है तो ये सिलेक्टर बन गया H2 के लिए। उसके बाद अगर दूसरा सिलेक्टर इसके साथ ही हम बनाएं तो उसके लिए हमें सिर्फ कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पर। और उसके बाद मैं अगेन हेडिंग 3 के लिए सिलेक्टर बना लेता हूँ, वो भी हीरो के अंदर है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा डॉट हीरो स्पेस H3।
तो ये 2 सिलेक्टर हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। तो अब जो भी प्रॉपर्टी देंगे वो दोनों के ऊपर हेडिंग 2 और हेडिंग 3 के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कलर इसका कर लेता हूँ वाइट, फ़ॉन्ट फैमिली भी इसकी यही वाली दे देता हूँ। एंटर किया और पेस्ट कर लिया यहाँ पर और चेक कर लेते हैं। तो देखें फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो चुकी है। तो अब इसका मैं फ़िलहाल बैकग्राउंड हटा देता हूँ, देखते हैं किस तरह नज़र आता है। तो ये हमारा टाइटल का है, टाइटल के अंदर से मैं बैकग्राउंड हटा लेता हूँ और सेव कर लेते हैं। उसके बाद इस इमेज पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है हमारा सर्कुलर इमेज है ये थोड़ा नीचे आ जाए और इसके बिल्कुल सीध में आ जाए। अब देखें ये जो हमारा डिव है, ये जो बॉक्स है हमारा, इसके अंदर ये जो हमारा इमेज है इसको हम राइट पे कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट अलाइन लगा दूँ और इसको मैं कर दूँ राइट, सेव कर लें और चेक करें तो अब देखें अब ये राइट पे आ चुका है। अब मैं इसको अगर जूम आउट भी करूं तो भी देखें, क्योंकि ये बॉक्स हमारा यहाँ से लेके वहाँ तक है और उसका राइट जो है वो ये वाला है, तो ये राइट पोजीशन पे इस तरह से रहेगा। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे मार्जिन लगा देता हूँ और मार्जिन की 4 वैल्यूज़ दे देते हैं। टॉप से मैं इसको कर लेता हूँ 50 पिक्सल, राइट से इसको मैं कर लेता हूँ 100 पिक्सल, बॉटम से 0 और लेफ़्ट से भी 0। तो 4 वैल्यूज़ यहाँ पे हमें देनी होती हैं। 4 वैल्यूज़ मैंने लगा दी हैं। इसको देखें, अब देखते हैं इसको और 100% जूम कर लेता हूँ। इसको देखें। अब मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह से आप लोग ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं अपना रिक्वायर्ड लेआउट अचीव करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिस्प्ले फ्लैग्स और उसकी बाकी की प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी, क्योंकि मैंने मज़ीद आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करके भी दिखा दिया है। तो आप लोगों को जो आज असाइनमेंट दी है मैंने, उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों के लिए इजी हो गई होगी और इंशाल्लाह मौका मिला तो डिस्प्ले फ्लैग्स को हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।